हेलो स्टूडेंट, लॉज ऑफ मोशन का पार्ट 1 बनाया था। बिकॉज लेंथ बहुत ज़्यादा हो गया था उस वीडियो का, तो उसको वहाँ स्टॉप कर दिया। तो ये लॉज ऑफ मोशन का पार्ट 2 है। इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं जो एमएचटीसीटी में हमें हेल्पफुल होंगे। तो आ जाओ स्टार्ट कर दे। तो क्या गिवन है इस क्वेश्चन में, ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस अ ब्लॉक जिसका मास क्या है, एम, ब्लॉक ऑफ मास एम मूविंग विद स्पीड वी कोलाइड इलास्टिकली विद द अनदर ब्लॉक ऑफ सेम मास। दो ब्लॉक है, उनका मास क्या है, सेम है, और उनके बीच का कोलिजन कैसा है, इलास्टिक कोलिजन है। इलास्टिक इलास्टिक कोलिजन में खास बात याद रखनी है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ये क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। v1 और v2 क्या है, देखो दो बॉडी है उनमें कोलिजन हो रहा है, तो दोनों बॉडी का कोलिजन के पहले जो वेलोसिटी है, मतलब फर्स्ट बॉडी का u1 हो गया, सेकेंड बॉडी का u2 हो गया, ये दोनों बॉडी आपस में टकराएंगे। तो टकराने के पहले, कोलिजन के पहले जो वेलोसिटी है वो है u1 और u2, और कोलिजन के बाद जो वेलोसिटी है दैट इज v1 और v2। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हम कैसे लिखते हैं, ये होता है v2 माइनस वी1 अपॉन u1 माइनस u2। u1 u2 कोलिजन के पहले का वेलोसिटी, और v1 v2 कोलिजन के बाद का वेलोसिटी। तो इसको ब्लॉक का डायग्राम बनाते हैं। जैसे मान लो ये वाले केस में क्या दिया है, दो ब्लॉक है, दोनों का मास कितना है, m है, और इसका वेलोसिटी v है। कोलाइड इलास्टिकली विद द ब्लॉक ऑफ द सेम मास, दोनों ब्लॉक का मास सेम है। तो ये दूसरा ब्लॉक है, इसका भी मास m है। एट रेस्ट इसका वेलोसिटी क्या है, जीरो। तो कोलिजन के पहले वेलोसिटी हम क्या लिखते हैं, u2 जीरो, ये u1 का वैल्यू विच इज 1 v। आफ्टर कोलिजन द फर्स्ट ब्लॉक मूव एट एन एंगल थीटा। कोलिजन के बाद ये जो फर्स्ट ब्लॉक था, ये कितने एंगल पे मूव हो रहा है, थीटा एंगल पे, विथ वेलोसिटी v बाई 3, बराबर v बाई 3, विथ वेलोसिटी v बाई 3, ठीक है, थीटा विथ वेलोसिटी v बाई 3। द सेकेंड ब्लॉक स्पीड आफ्टर द कोलिजन इज, कोलिजन के बाद दूसरे ब्लॉक का स्पीड क्या होगा, बराबर ये आपको v2 कैलकुलेट करना है। ये क्या है, v1 दे रखा है, तो आपको u1 पता है, u2 पता है, दोनों ब्लॉक का मास पता है, v1 भी पता है, v2 भी पता है। तो किसी भी टाइप का कोलिजन हो, हम हमेशा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज कर सकते हैं। हम क्या यूज कर सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, किसी भी टाइप के कोलिजन में। दूसरा, अगर इलास्टिक कोलिजन है तो आप यहाँ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी लगा सकते हैं। बेसिकली काइनेटिक एनर्जी इनिशियली इक्वल टू क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनली। इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी सेम होगा किसमें, इलास्टिक कोलिजन में, बराबर। इलास्टिक कोलिजन में जो ये ई है, इस ई का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। ये ई का जनरल फॉर्मूला है, बराबर। तीन टाइप के कोलिजन है, एक है इलास्टिक कोलिजन, इसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक, इसका पूरा नाम परफेक्टली इलास्टिक। दूसरा होता है पार्शियली इलास्टिक, पार्शियली इलास्टिक। और तीसरा कोलिजन होता है परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक। तो ये तीन टाइप के कोलिजन है। जो ये पहला कोलिजन है, इस कोलिजन में ई का वैल्यू 1 होता है, और इसमें काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल होता है। यानी हम बोल सकते हैं देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, जितनी एनर्जी पहले थी उतनी बाद में। जबकि इन दोनों केस में इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होता है, यहाँ कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है, इनिशियली ज़्यादा रहता है, फाइनली एनर्जी कम हो जाता है, बराबर। और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में, जैसे मान लो ये पहला बॉडी है, ये दूसरा बॉडी है, ये दोनों आपस में टकराएंगे, और टकराने के बाद एक साथ मूव होंगे, दोनों सेम वेलोसिटी से जाएंगे। परफेक्टली इलास्टिक इन इलास्टिक में क्या होता है, जो फाइनल वेलोसिटी होता है दोनों बॉडी का, वो सेम हो जाता है, बराबर। दोनों बॉडी का फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाता है, सेम हो जाता है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में। तो ये बातें आपको दिमाग में होनी चाहिए। परफेक्टली इन इलास्टिक का एग्जांपल क्या है, जैसे मान लो कोई ब्लॉक रखा हुआ है, वुडन ब्लॉक है, उसके ऊपर किसी ने बुलेट मारा, तो ब्लॉक और बुलेट दो ऑब्जेक्ट हो गए, बुलेट को 1 बोल दो, ब्लॉक को 2 बोल दो। इनिशियली बुलेट का स्पीड u1, ब्लॉक का स्पीड u2। कोलिजन के बाद क्या हो गया, मान लो बुलेट उस ब्लॉक के अंदर फंस गया, तो दोनों एक साथ मूव होंगे। तो कोलिजन के बाद क्या हो गया, दोनों एक साथ जा रहे सेम वेलोसिटी से। तो ये इसका एग्जांपल हो गया परफेक्टली इनइलास्टिक का, बना कि कोलिजन के बाद दोनों साथ में जाते हैं। तो कुछ बातें अपने को ध्यान में रखनी है। तीन टाइप के कोलिजन है, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, और पार्शियली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक, पार्शियली इलास्टिक, और परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक में क्या होता है, ई का वैल्यू 1 होता है, और इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी सेम होता है। ई का फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला है,
आप किसी भी इक्वेशन में लगाओ, यही फॉर्मूला है ई का। पार्शियली इनइलास्टिक यानी ई का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगा। परफेक्टली इनइलास्टिक, इधर क्या होता है, कोलिजन के बाद दोनों बॉडी साथ में जाता है, इधर ई का वैल्यू 0 होता है, इधर ई का वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में होता है, बराबर, 0 से लेके 1 के बीच में होगा, और इधर ई का वैल्यू 1 है। समझ रहे हैं आप तीनों का डिफरेंस? ठीक है। इन दोनों में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और फाइनल सेम नहीं होती, इन दोनों में कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो जाता है, बराबर। इसके बाद का एक क्वेश्चन है जिसमें हमें लॉस कैलकुलेट करना है, तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। एक और बात, किसी भी टाइप का कोलिजन हो, आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यानी ये फॉर्मूला आप हमेशा लगा सकते हैं, मतलब जितना मोमेंटम पहले था उतना ही मोमेंटम बाद में होगा, उतना ही मोमेंटम बाद में होगा, यानी m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। ये फॉर्मूला आप किसी में भी लगा सकते हैं, और ये फॉर्मूला भी आप किसी भी कोलिजन में लगा सकते हैं। बस ई का वैल्यू 1 है, 0 से 1 के बीच में, इधर क्या है 0। यहाँ कोलिजन के बाद दोनों साथ में चिपक के मूव हो जाते हैं, यहाँ काइनेटिक एनर्जी सेम रहती है, जितनी इनिशियली थी उतनी ही फाइनली, सिस्टम की, दोनों की मिला के। तो आओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो ये सब मिटाया जाए, ठीक है। क्या बोला इसमें, ये सब गिवन है अपने को, जो ऊपर मैंने बनाया। आपको क्या कैलकुलेट करना है, V2 कैलकुलेट करना है। क्या बोला है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, तो हम काइनेटिक एनर्जी को इक्वेट कर देते, जितनी काइनेटिक एनर्जी इनिशियली थी उतनी ही क्या होनी चाहिए, फाइनली होनी चाहिए। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। इनिशियल इस ब्लॉक की एनर्जी क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, इस ब्लॉक की रुका हुआ है तो इसकी वेलोसिटी 0, तो एनर्जी भी, काइनेटिक एनर्जी भी 0। इस ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी बाई 3 का स्क्वायर प्लस इसका एनर्जी यानी इसका वेलोसिटी हमें फाइंड करना है। समझ रहे आप? ये अपन ने लिख दिया एनर्जी का इक्वेशन। अब हाफ एम सब जगह है तो कॉमन है तो कैंसिल हो जाएगा, हाफ एम इधर भी है, इधर से आप कॉमन लेके कैंसिल कर दो। ऐसा नहीं सोचेंगे इधर एक बार है इधर दो बार है कैसा कट कर दिया, अरे इधर से कॉमन लिया और फिर कट किया। ये वी स्क्वायर हो गया, ये वी स्क्वायर बाय 9 हो गया प्लस वी टू स्क्वायर, तो वी टू स्क्वायर कितना आ जाएगा, वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू वी टू स्क्वायर, तो वी टू स्क्वायर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 8/9, ये 8/9 हो जाएगा ना, टाइम्स वी, है ना, स्क्वायर रूट के बाहर लिखा, सो वी टू इज इक्वल टू, यहाँ लिख सकते हैं इसको, तो वी टू कितना आ जाएगा √8, ये बात दिमाग में रखो, 2√2/3 टाइम्स वी। चलो ये बात हुआ अपन ने कोलिजन के बारे में, ठीक है। इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन है अगला वाला, वो कर दे। इसका ऑप्शन क्या है, 2√2/3, 2√2 ये सब √2 है, तो ऑप्शन ए हो गया ना, 2√2/3 इंटू वी। चलो ये रेड कलर दिखता है क्या, ठीक है ठीक है। आओ दूसरे क्वेश्चन पे चलते, ये मिटा रहा हूँ। देखो क्या गिवन है इधर, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी आपको कैलकुलेट करना है। आओ देखते हैं इसको, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी बराबर, अगर ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता तो सीधा आंसर क्या ठोकते, 0। परफेक्टली इलास्टिक में कोई लॉस नहीं होता, जितना इनिशियली था उतना ही फाइनली हो जाता है, बराबर। लेकिन ये नहीं है, ये पहला बॉडी है, इसका मास गिवन है, पहले बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, बराबर। बॉडी ऑफ मास 4 kg मूविंग विद 12 मीटर पर सेकंड, कोलाइड अनदर बॉडी जिसका मास है, जिसका मास कितना दे रखा है 6 kg, यानी ये क्या हो गया m2 एट रेस्ट, रेस्ट बोले तो u2 इक्वल टू 0। स्टिक टुगेदर यानी परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, स्टिक टुगेदर यानी परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, यानी यहाँ पे ई का वैल्यू क्या होगा 0 होगा, ई का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देन द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, काइनेटिक एनर्जी का लॉस कैलकुलेट करना है, तो लॉस का आपको फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, नहीं है तो आप इनिशियल माइनस फाइनल कर दो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो जाएगा, बराबर। अब इनिशियल कितना था, इस बॉडी का काइनेटिक एनर्जी क्या है हाफ
इसका मास है 4, इसकी वेलोसिटी है 12, और हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ, ये बॉडी रेस्ट पे, तो इसका काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया। ये अपन ने क्या लिखा, दोनों बॉडी का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल दोनों बॉडी साथ में जा रहा है ना, तो अपन उनका मास क्या लिख सकते हैं, दोनों बॉडी के मास का एडिशन m1 प्लस m2 इंटू v2 स्क्वायर बोल दे रहा हूँ, ठीक है। दिस इज व्हाट काइनेटिक एनर्जी का लॉस, ये क्या आ गया, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे अपने को सब पता है, m1 कितना है, m1 है 4 और m2 है 6, तो ये 4 है, और ये कितना है 6 है। तो इसको सॉल्व करो, 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144, और ये 2 ज़ा यानी 144 का डबल 288 माइनस 6 और 4 कितना हो गया 10, हाफ इंटू 10 इंटू आपको क्या चाहिए V2, V2 निकालना पड़ेगा हमें, V2 नहीं पता, तो अगर V2 मिल जाए तो अपना आंसर आ जाएगा। तो कैसे मिलेगा, एक और बात बताया था, कोई भी इक्वेशन में आप क्या लगा सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, किसी भी कोलिजन में आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं, m1u1 इज इक्वल टू m2u2, m1u1 प्लस m2u2 m1v1 प्लस m2v2। अब यहाँ कोलिजन के बाद दोनों सेम वेलोसिटी से जा रहा है, तो इसको लिख सकते हैं m1 प्लस m2v2, और m1 प्लस m2v2 कॉमन ले लिया। अब ये इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, तो ये 0 हो गया, m1u1 यानी यहाँ क्या बचा m1u1। अब वैल्यू रखो, m1 कितना है 4, u1 है 12, 6 और 4 ये कितना हो गया 10 हो गया, तो v2 मिल गया, v2 कितना आ गया 48/10, v2 आ गया 48/10। इस v2 का वैल्यू इधर रखो, इस v2 को इधर रखो, 48/10 यानी उसका स्क्वायर है ना, तो 48/10 का स्क्वायर करेंगे बराबर। अब अपने को ये सॉल्व करना है, तो हमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस मिल जाएगा, वैल्यू कितना आया था 288, ये 288 माइनस देखो ऑप्शन भी देखने दे, ये 288 है, 0 तो होगा नहीं क्योंकि एग्जैक्ट दोनों उससे कम दिया है, तो आंसर 288 से कम आना चाहिए, तो 2 ऑप्शन है। तो अब इसको सॉल्व करो, ये 10 दिया है, 48 का स्क्वायर कितना होता है, 48 का स्क्वायर हो जाएगा 48 2304, हाँ 2304, 48 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2304। इधर एक 10 है और इधर 2 बार 10 है ना, तो एक कैंसिल हो गया, तो एक ही 10 बचेगा यहाँ, और यहाँ पे 2 रह गया, ये वाला 2 रह गया। हाँ, अब इसको सॉल्व करो, ये अपना आंसर है। इसको क्या लिख सकते हैं, ये 288 हो गया, ये 10 से डिवाइड करेंगे तो 230 हो गया, और उसको 2 से डिवाइड करो यानी 115.2, ये 4 है ना, तो ये डिफरेंस कितना आएगा 115 और 5 नहीं 18, 118 हो गया 3, यानी आना चाहिए 1, हाँ ऑप्शन बी बनेगा ना 172.8 जूल बराबर ना। 115 में आप 3 ऐड करो तो 118 हो गया, 118 से 288 का डिफरेंस कितना है 170-72, ठीक है, ये कर लोगे आप डिफरेंस, ठीक है। चलो, तो यही बताना चाह रहा था कैलकुलेट कैसे करना है। इलास्टिक कोलिजन बोला रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस 0 रहेगा, यहाँ इलास्टिक नहीं बोला है, लॉस कैलकुलेट करना है। तो इनिशियल में से फाइनल अपन ने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया, तो ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है फाइनल, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट किया। अब उसमें हमें V2 चाहिए था, तो V2 कहाँ से मिला, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, बराबर V2 लगा दिया, इसमें रख दिया, तो ये आंसर आ गया। देखो दिखने के लिए लग रहा है लेंदी, लेकिन आप तुरंत कर सकते हो अगर ये आपको पता है तो, ठीक। बाकी याद रख सकते काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन का फॉर्मूला आपके बुक में है ही ऑलरेडी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आओ, इसमें क्या दिया है, व्हाट इज द टॉर्क ऑफ अ फोर्स 2i प्लस -3j प्लस 4k एक्टिंग एट अ पॉइंट r। देखो टॉर्क कैलकुलेट करना है और वेक्टर फॉर्म में दिया है, टॉर्क कैलकुलेट करना है और किस में गिवन है, वेक्टर फॉर्म में गिवन है f और r। अब देखो यहाँ आपको ये एकदम अच्छे से पता होना चाहिए टॉर्क क्या होता है, r क्रॉस f, टॉर्क क्या होता है r क्रॉस f, क्रॉस प्रोडक्ट है,
तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे सॉल्व करते हैं, डिटर्मिनेंट बना के आई जे के, आर का वैल्यू लिखो, आर क्या है ये 3 2 3, 3 2 3, और ये एफ हो गया 2 - 3, 2 - 3 4, बराबर। इसको आगे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, आई एज इट इज, पहले किसको लिखेंगे, इनका मल्टीप्लाई ना, तो कितना हो जाएगा 4 2 8, माइनस, माइनस तो फॉर्मूले का आता है, इसमें से ये माइनस करना, और ये -9 तो +9 हो गया। जे लिखते वक्त हमेशा माइनस लिखना है, जे लिखते वक्त हमेशा -j। अब जे के लिए क्या करेंगे, ये लाइन छोड़ दो, इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो जाएगा 12 - 6। अब क्या करो, के लिए करो, के ये रहा, तो के के लिए ये मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर। तो क्या लिखेंगे, प्लस के, क्या हो जाएगा -9 -4, तो देखो कितना आता है, ये आ जाएगा आपका टॉर्क, टाउ इज इक्वल टू 8 8 16 1 17, 17 आई माइनस 12 में से 6 गया तो 6j -13 के, ये आ गया आपका टॉर्क, 17 6 और 13। ये देखो, ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, आर क्रॉस एफ, एफ क्रॉस आर करोगे तो यही माइनस में आएगा, यानी -17 + 6 + 13, वो भी ऑप्शन होगा, -17 + 6 + 13, ये नहीं है ये। तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, आर क्रॉस एफ है, आपने एफ क्रॉस आर कर दिया तो गलत आ जाएगा। आर क्रॉस एफ मतलब पहले आर लिखने का, बाद में एफ का कोएफिशिएंट लिखने का, आई जे के का, पहले आर का लिखा ना अपन ने पहले लाइन में, दूसरे लाइन में क्या लिखा, एफ लिखा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया इसमें, मंकी ऑफ मास कितना है 20 kg इज होल्डिंग अ वर्टिकल रोप, मंकी जिसका मास कितना है 20 kg होल्डिंग अ वर्टिकल रोप, rope will not break when a mass of 25 kg is suspended from it, but it will break if the mass exceed 25 kg। यानी जो रस्सी पे मंकी लटक रहा है, ये रस्सी हो गया बराबर, और ये मान लो ये क्या है, मंकी है, ये रस्सी हो गया, ये मंकी है, मंकी को मैं डॉट से बना रहा हूँ, ठीक है, ये मंकी हो गया। व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन विथ विच मंकी कैन मूव अप, मंकी का मास कितना है 20 kg, ये रोप में जैसे ही ये मंकी ऊपर जाएगा, इस रोप पे ऊपर जाएगा, तो मंकी क्या करेगा, रोप को नीचे खींचेगा ना, मंकी फोर्स कहाँ लगा रहा है, नीचे, मंकी किस पे नीचे फोर्स लगा रहा है, रोप पे, रोप को नीचे खींचेगा ना तभी ऊपर जा पाएगा। आप समझ रहे, कोई भी चीज पे आपको ऊपर जाना है तो आप क्या करोगे, उसको नीचे खींचेंगे तब ऊपर जाएंगे ना, बराबर। तो ये मंकी का एफबीडी बनाते हैं, देखो ये मंकी हो गया, पहले तो मंकी का खुद का वेट कहाँ लगेगा, नीचे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, मंकी का वेट कितना है 20 kg है, तो 20 इंटू जी कर दिया तो ये वेट हो गया, m इंटू जी होता है ना वेट, तो वेट लग रहा है, मंकी मूव कहाँ हो रहा है, ऊपर, तो मंकी का एक्सेलरेशन किधर है, ऊपर की तरफ, बराबर। अब देखो जब ये मंकी है ना उस रस्सी को नीचे खींच रहा है, तो रस्सी मंकी के ऊपर फोर्स कहाँ लगाएगा, ऊपर, इसीलिए तो मंकी ऊपर जा रहा है। तो मंकी के ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में, इसको बोल दो टी, मतलब मंकी ने टी टेंशन इधर अप्लाई किया, बराबर, मंकी उसको जितने इससे खींचेगा उतना ही वो ऊपर जाएगा, समझ में आ रहा है। तो मंकी ने फोर्स अप्लाई किया रोप पे नीचे, तो मंकी के ऊपर फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर। हमेशा याद रखो, अगर आप किसी चीज को नीचे खींच रहे हो तो वो आपके ऊपर फोर्स कहाँ लगा रहा है, ऊपर की तरफ। आप किसी चीज को ऊपर खींच रहे हो, समझ पा रहे हैं ना, ये वाले केस को समझो, अगर आप किसी चीज को नीचे खींच रहे हो, जैसे ये मंकी क्या कर रहा है, रोप को नीचे खींच रहा है, तो मंकी के ऊपर रोप, मंकी के ऊपर रोप कहाँ फोर्स लगाएगा, ऊपर की तरफ ना, समझ में आ रहा है। मंकी क्या कर रहा है, रस्सी को नीचे खींच रहा है, तो रस्सी मंकी को कहाँ खींचेगा, ऊपर, तो ये मंकी का एफबीडी बना है, तो मंकी के ऊपर फोर्स कहाँ लग रहा है, ऊपर। अब रस्सी कितना झेल सकता है ज्यादा से ज्यादा, 25 kg ना, रस्सी कितना झेल सकता है ज्यादा से ज्यादा, यानी ये टेंशन का वैल्यू 25 टाइम्स जी होना चाहिए, जी को 10 ले लो तो 250 हो जाएगा, बराबर। रस्सी कितना झेल सकता है ज्यादा से ज्यादा 250। अब इसको सॉल्व करो, न्यूटन सेकेंड लॉ लगाओ, एफ इज इक्वल टू एम ए, जो डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उसको प्लस लिखेंगे, यानी टेंशन लिखेंगे एफ इक्वल टू एम ए, टी माइनस, टी ऊपर है ना एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में, वो प्लस रहेगा, टी माइनस 20 टाइम्स जी विच इज इक्वल टू एम, एम मास ऑफ मंकी इंटू एक्सेलरेशन ऑफ मंकी,
तो टी ज़्यादा से ज़्यादा 25 g हो सकता है, -20 g। मास कितना आ गया, मास किसका, मंकी का मास कितना है 20 kg। तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा, ये कितना हो गया 5g डिवाइडेड बाई 20 इज ए। 5g यानी 50 डिवाइडेड बाई 20 इज ए। तो ए का वैल्यू आ गया 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए का वैल्यू कितना आ गया 2.5 बराबर। ए कितना आ जाएगा, ये 20 है और ये 50 हो गया ना, तो 2.5 हो जाएगा। 0 0 गया, 2 5 जा 2.5 2.5 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन बी मारेंगे अपन। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं अपन। ये बात हमेशा ध्यान रखना भाई, अगर मंकी रस्सी को नीचे खींच रहा है तो रस्सी मंकी को कहाँ खींचेगा, ऊपर। ये किसका एफबीडी है, मंकी का एफबीडी ऑफ मंकी। ये क्या किया, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑन मंकी, ये मंकी के ऊपर लगाया अपन ने न्यूटन सेकेंड लॉ, क्योंकि मंकी मोशन में ना। ठीक है, चलो ये लिख लिया आपने। आओ नेक्स्ट चलते हैं। क्या गिवन है, बॉडी ऑफ मास 6 kg, बॉडी का मास कितना है 6 kg, इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स विच कॉजेस अ डिस्प्लेसमेंट इन इट गिवन बाय। डिस्प्लेसमेंट दे रखा है हमें, क्या दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दे रखा है, ये रहा। इन टी सेकेंड द वर्क डन बाय द फोर्स इन 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में कितना वर्क होगा। बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा है और वो फोर्स की वजह से क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। और हमें क्या पूछा है, वर्क डन। तो एक बात हमेशा याद रखना है, वर्क डन क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन किसके इक्वल होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये कहाँ से लिख रहे हैं अपन, वर्क एनर्जी थियरम से, वर्क एनर्जी थियरम, वर्क एनर्जी थियरम से। तो वर्क डन कैलकुलेट करना है तो आप चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल लो। काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, तो आपको वर्क डन मिल जाएगा। अब काइनेटिक एनर्जी के लिए हमें मास दिया है क्या, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर होगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर। मास दे रखा है, मास कितना है 6 kg, तो हाफ एम, फाइनल वेलोसिटी को v2 बोल देते हैं, इनिशियल को हाफ एम v1 स्क्वायर। यानी कहने का मतलब क्या है, हाफ टाइम्स एम v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। ये आपका आंसर बनना चाहिए, हाफ एम v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। अब v1 v2 निकाल सकते हैं, अपने को डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट से v1 v2 निकालो। तो x कितना है टी स्क्वायर बाय 4, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा dx बाई डी टी, वेलोसिटी क्या हो जाएगा dx बाई डी टी। डिफ्रेंशिएट करो इसको, टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2t, 4 एज इट इज, तो ये क्या बना t अपॉन 2। बस आपको यही कैलकुलेट करना था, वेलोसिटी आ गया t बाई 2। अब v1 क्या होगा, v1 कब है, व्हेन t1 इज 0, इनिशियल है ना, तो v1 का वैल्यू क्या आएगा 0। v2 कब की वेलोसिटी है, व्हेन टाइम इज, क्या बोला है 2 सेकेंड ना, 2 सेकेंड। जब टाइम 2 सेकेंड है तो v2 कितना हो जाएगा 1, इसमें रख दोगे ना 2 डिवाइड बाई 2, तो कितना आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। तो ये वैल्यू इधर रखो, हाफ मास कितना है 6, v2 कितना है 1, 1 का स्क्वायर माइनस 0, तो कितना आ जाएगा 3 जूल। इतना वर्क डन करना पड़ेगा, कितने का 3 जूल का, 3 जूल। ये कहाँ से लिख रहे हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम से। एक्स दे रखा था अपने को क्वेश्चन में, और कहाँ पूछा है अपने को, द वर्क डन बाय द फोर्स इन 2 सेकेंड, मतलब 0 से लेके 2 सेकेंड में। तो 0 पे वेलोसिटी क्या आई, 0 आई, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकाल लिया। फिर हमने 2 सेकेंड पे वेलोसिटी निकाली, 2 सेकेंड पे कितनी आ रही है 1 मीटर पर, यहाँ रख दिया अपन ने v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर में। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते। क्या दिया है, 1 kg ऑब्जेक्ट स्ट्राइक अ वॉल विथ वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वॉल एंड रिफ्लेक्ट एट द सेम एंगल, मतलब 60 डिग्री के एंगल पे आ रहा है और उसी एंगल से रिटर्न जा रहा है। इफ इट रिमेन इन अ कॉन्टेक्ट विद द वॉल फॉर 0.1 सेकेंड, कितने टाइम के लिए कॉन्टेक्ट में था 0.1 सेकेंड के लिए, ये टाइम दे रखा है, टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट। ये वेलोसिटी दिया है 60 डिग्री विद द वॉल, वॉल के साथ एंगल कितना है 60 डिग्री। मान लो ये वॉल है, बॉल स्ट्राइक्स अ वॉल विथ वेलोसिटी, ये मान लो कोई बॉल है, ये आया ऐसे हिट हुआ और ये ऐसे रिटर्न चलेगा, तो इसकी यहाँ आने की वेलोसिटी v1, यहाँ से जाने की वेलोसिटी v2।
ये एंगल कितना बना रहा है विथ वॉल, ये 60 डिग्री बना रहा है, विथ वॉल ये 60 डिग्री बना रहा है, 60 डिग्री विद द वॉल एंड रिफ्लेक्ट एट द सेम एंगल, रिटर्न भी सेम एंगल से गया, मतलब वापस वो वॉल के साथ 60 ही बना रहा है, वॉल के साथ कितना बना रहा है 60 बना रहा है, यानी इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे ऐसा कुछ कुछ हो गया। तो ये दोनों एंगल भी सेम होंगे, अगर ये दोनों सेम है तो ये कितना होगा 30, और ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ये दोनों एंगल कितने हो जाएंगे 30 हो जाएंगे। और 1 kg ऑब्जेक्ट स्ट्राइक्स, मास दे रखा है आपको, मास कितना है 1 kg, बराबर, ये ऐसे आया और ये रिटर्न चलेगा। क्या कैलकुलेट करना है, द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल इज, देखो जितना फोर्स इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा रहेगा उतना ही वॉल पे लगा रहेगा। ये आया इधर हिट किया, इस ऑब्जेक्ट ने वॉल के ऊपर फोर्स अप्लाई किया और वॉल ने भी इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई किया। तो जो ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाला फोर्स है, फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू फोर्स ऑन वॉल, बराबर, बस दोनों एक दूसरे का माइनस रहेगा। तो अगर आप वेक्टर में लिख रहे हो तो दोनों क्या हो जाएगा, एक दूसरे का माइनस हो जाएगा। तो आप अपन फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट निकाल लेते हैं। फोर्स क्या करता है, मोमेंटम चेंज कराता है। तो फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट क्या होगा, डी पी बाई डी टी, चेंज ऑफ मोमेंटम। अब मोमेंटम किधर चेंज हो रहा है, ये देखो मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। इसको रिजॉल्व करो, ये v1 का एक कंपोनेंट ये बनेगा, अगर ये एंगल 30 है तो ये भी 30 बनेगा। ये वेलोसिटी कितनी है v1 विच इज 1 मीटर पर सेकेंड, बराबर, सेम एंगल हिट करके रिटर्न गया। ऑब्जेक्ट स्ट्राइक्स द वॉल विथ वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड, ये 1 है। तो ये एक ऐसे ही लिखता हूँ मैं, v1 साइन 30 बनेगा और ये क्या बनेगा v1 कॉस 30। सिमिलरली v2 को रिजॉल्व करो, इसका एक कंपोनेंट ये बनेगा, एक ये बनेगा। ये भी एंगल कितना है 30 है, वर्टिकल के साथ ये 30 है, तो ये क्या बनेगा v2 कॉस 30 और v2 साइन 30, बराबर। ये वेलोसिटीज हो गई। अब देखो मोमेंटम कहाँ चेंज हो रहा है, कौन से डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज हो रहा है। मेरे ख्याल से ये डायरेक्शन में मोमेंटम सेम है, क्योंकि दोनों वेलोसिटी भी सेम है। ऑब्जेक्ट स्ट्राइक्स द वॉल विथ 1 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल 60 डिग्री विद द वॉल एंड रिफ्लेक्ट एट द सेम एंगल, इट रिमेन इन अ कांटेक्ट विद द वॉल, देन द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल इज, मतलब वो इसमें लिखना चाहिए ये सेम वेलोसिटी से रिटर्न भी जा रहा है, सेम एंगल एंड सेम वेलोसिटी, मतलब ये 1 मीटर पर सेकंड से आया और 1 मीटर पर सेकंड से ये रिटर्न चलेगा। तो v1 और v2 कहने का मतलब क्या है, सेम है। v1 और v2 ये दिया होना चाहिए क्वेश्चन में कि सेम एंगल पे और सेम वेलोसिटी के साथ हिट हुआ और रिटर्न चलेगा। तो जो मोमेंटम ये है वही ये होगा, दोनों का वैल्यू सेम आएगा क्योंकि v1 और v2 सेम है। तो ये डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज नहीं हुआ क्योंकि मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। मोमेंटम चेंज हो रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में, क्यों, मैग्नीट्यूड तो वर्टिकल में भी सेम है बट क्या चेंज हो रहा है, डायरेक्शन। तो मोमेंटम का चेंज क्या होगा, मोमेंटम कहाँ चेंज हो रहा है, सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में y में अपॉन टाइम। तो ये आ जाएगा फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट। तो चेंज इन मोमेंटम देखो, फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये फाइनल है v2 cos 30, v2 cos 30 माइनस ये अपवर्ड अपन ने प्लस लिया ना तो डाउनवर्ड माइनस लेंगे। एक तो चेंज लिख रहे तो चेंज क्या होता है हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम, ये तो ये माइनस हो गया। अब दूसरा माइनस डायरेक्शन का आएगा ना विच इज v1 cos 30 विच इज v1 cos 30, और कितने टाइम के लिए कांटेक्ट में है 0.1 सेकेंड के लिए 0.1। तो ये आ गया फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट। देखो इतना टाइम लगता नहीं है आपको, फटाफट कर लेते हैं आप, सीधा याद रख सकते हैं आप इसमें। तो v2 cos 30 ये दोनों सेम है ना, तो आप ऐड कर दो 2 टाइम्स v1 cos 30 अपॉन 0.1। cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2, तो √3, v1 कितना दे रखा है 1, तो आंसर क्या आ गया √3 अपॉन v1 इज 1, cos 30 क्या लिखेंगे √3/2, cos 30 इज √3/2, यहाँ लिखा √3/2, 2 से 2 चले जाएगा, ये 30 है ये 30 है, समझ पा रहे हैं। तो इसको क्या लिखेंगे √3/0.1, ऑप्शन क्या दे रखा है यहाँ पे 10 के फॉर्म में दिया है। तो फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट इज 10 टाइम्स √3 न्यूटन, और उतना ही फोर्स कहाँ होगा वॉल पे होगा, जितना ऑब्जेक्ट पे लग रहा है उतना ही वॉल पे होगा, बस दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा।
ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अपवर्ड लग रहा है, वॉल पे डाउनवर्ड लग रहा है, तो यहाँ साइन का कोई बात नहीं हो रहा है, तो 10√3 न्यूटन क्या बनेगा, ऑप्शन ए बनेगा। समझ में आ रहा है? जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप ये कर सकते हैं, इस तरीके से आपने फिगर ड्रॉ कर लिया और आपके हिसाब से आप इसको सॉल्व कर रहे हैं। हमेशा मोमेंटम का चेंज किसके इक्वल होगा, मोमेंटम अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स। ठीक है, आओ आगे बात करते हैं। तो इसमें क्या दिया है, अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड टू अ ब्लॉक ए एज शोन इन फिगर। ये ब्लॉक ए पे कितना लग रहा है, 10 न्यूटन। द मास ऑफ द ब्लॉक ए एंड बी आर 3 kg एंड 2 kg रिस्पेक्ट 2 and 3 kg रिस्पेक्टिवली। द ब्लॉक स्लाइड ओवर द फ्रिक्शनलेस सर्फेस, द फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लॉक ए ऑन बी। ये ए बी पे कितना फोर्स लगा रहा है, ध्यान से देखना। आपको ये फोर्स पूछा है, ये क्या है, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। जितना फोर्स बी ए पे लगाएगा उतना ही इस पे भी लगेगा, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। ये दोनों फोर्स क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। आओ सबसे पहले ऐसे केस में ना एक्सेलरेशन निकाल लो, दोनों ब्लॉक सेम एक्सेलरेशन से जा रहे हैं, तो एफ नेट अपॉन एम टोटल। तो नेट फोर्स कितना है 10, दोनों का मिला के मास कितना है 5, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बराबर। अब आप किसी भी एक ब्लॉक का एफ बनाओ, बी का बनाओ या ए का बनाओ, तो चलो अपन ए का बनाते हैं। तो ए के ऊपर लगने वाले फोर्स देखो, ए के ऊपर ये क्या लग रहा है 10 न्यूटन। ए का एक्सेलरेशन कितना है, दोनों का सेम है विच इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ए के ऊपर एक और फोर्स लग रहा है जो बी लगा रहा है ए पे, तो ये वाला फोर्स, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। अब आप सॉल्व करो, इस पे लगाओ न्यूटन सेकेंड लॉ, एफ इक्वल टू एम ए, और एफ इक्वल टू एम ए। यहाँ देखो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है, ये वाला, इस पे लगा रहे हैं अपन न्यूटन सेकेंड लॉ। एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में 10 है, 10 माइनस एफ ए बी विच इज इक्वल टू मास ऑफ ब्लॉक ए। ए का मास कितना है 2 kg, टू ए का एक्सेलरेशन कितना है 2, ए का एक्सेलरेशन कितना है 2, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, एफ ए बी इज 10 माइनस 4 दैट इज 6 न्यूटन। जितना फोर्स ए बी पे लगाएगा उतना ही बी ए पे लगाएगा, ये दोनों फोर्स सेम होंगे, अदरवाइज ये कॉन्टेक्ट छूट जाएगा ना, जितना ही इस पे लगा रहा है उतना ही वो उस पे लगा रहा है। ये कौन सा नॉर्मल फोर्स है एक टाइप का, तो कितना आएगा 6 न्यूटन, ऑप्शन बी करेंगे। समझ रहे आप, क्या किया आपने, सबसे पहले एक्सेलरेशन निकाल लिया। जब भी दो ब्लॉक या दो हो, तीन हो, चार हो, अगर सेम एक्सेलरेशन से जा रहे हैं तो आप एफ नेट अपॉन एम टोटल लगा सकते हो, वहां से एक्सेलरेशन निकाल लिया। फिर आप किसी भी एक बॉडी का एफ बनाओ, तो अपन ने ए का बनाया, ए के ऊपर लगने वाले फोर्सेस क्या है, ए के ऊपर एक तो ये लग रहा है 10 न्यूटन और दूसरा ये वाला फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। ए कितना लगा रहा है उसका बात नहीं हो रहा है, ए पे कितना फोर्स लग रहा है, ए पे ये लग रहा है और ये लग रहा है, ये तो ए लगा रहा है ना उसके ऊपर फोर्स, तो जिस बॉडी का एफ बनाते हो उसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है वो दिखाना होता है। ठीक है, वो किस पे कितना लगा रहा है वो नहीं, द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज रिप्रेजेंटेड इन द फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिगर शो द फोर डिस्प्लेसमेंट ग्राफ या फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ फॉर अ मूविंग बॉडी, व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स डिस्प्लेसमेंट। सॉल्व कर देखो, फोर्स डिस्प्लेसमेंट से वर्क डन कैसे निकालते, एकदम पार्ट 1 इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर पता है तो आप उसका एरिया देखोगे, फोर्स डिस्प्लेसमेंट का एरिया क्या देता है, वर्क डन देता है। फोर्स डिस्प्लेसमेंट का एरिया किसके इक्वल होता है, वर्क डन के। आपको 0 से लेके 35 तक निकालना है, यहाँ तक यानी आपको ये एरिया चाहिए, बराबर। तो आप क्या करो, पूरा एरिया निकाल लो, ये ट्रेपीजियम है ना, बराबर, उसमें से ये छोटा वाला ट्राइंगल सब्ट्रैक्ट कर दो तो वर्क डन मिल जाएगा। वर्क डन इज इक्वल टू A1 माइनस A2। बड़े वाले एरिया को A1 बोल देते हैं, छोटे वाले को A2। ये एरिया क्या है A2 और ये वाला एरिया क्या है A1, तो A1 माइनस A2 कर देंगे अपन, A1 माइनस A2, तो A1 कितना आएगा, पूरा ट्रेपीजियम का एरिया, पूरा एरिया पूरा, A1 इज पूरा एरिया, तो हाफ इंटू सम ऑफ टू पैरेलल साइड, 0 से लेके 40, तो 40 हो गया, प्लस ये किधर से किधर तक है, 10 से लेके 30 तक ना, ये साइड कितना है
10 से 30 यानी ये 20 हो गया ना, 10 और 10 20। ये कितना बनेगा, हाफ इंटू, ये पूरा एरिया निकाल रहे हैं ट्रेपेजियम का, हाफ इंटू सम ऑफ टू पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच का डिस्टेंस कितना है 10 का है, तो इंटू 10, ये तो A1 हो गया, माइनस A2 करेंगे, माइनस A2 क्या होगा, ये छोटा सा ट्राइंगल, तो क्या करेंगे हाफ, उस ट्राइंगल का बेस कितना है, ये बेस कितना है 5 का, हाफ बेस इंटू हाइट, हाइट कितना है इसका यहाँ से यहाँ तक, हाइट भी कितने का है 5 तक का ही हाइट, बस दोनों का डिफरेंस देखो, कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर मिल जाना चाहिए। ये कितना हो गया 40 और 20 60, 60 और ये 600 डिवाइड बाई 2 यानी 300, माइनस ये 25, 5 5 25 डिवाइड बाई 2 यानी 12.5, 300 में से 12.5 जाएगा तो 300 में से 12 गया तो 288, 287.5, 287.5 जूल, ये क्या मिल जाएगा, वर्क डन मिल जाएगा। A1 क्या है पूरा एरिया, A2 क्या है छोटा सा वो ट्राइंगल, क्योंकि अपने को 0 से लेके 35 तक ही बोला है, 0 से 35 मीटर तक, तो ये एरिया अपन ने सब्ट्रैक्ट कर दिया, पूरे में से छोटा सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो अपने को क्या मिल गया, वर्क डन मिल गया। समझ रहे, इधर क्या बात समझ में आनी चाहिए अपने को, ये वाली लाइन कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट का एरिया क्या देता है, वर्क डन देता है। चलो आगे बढ़ते हैं, इधर क्या बोला है, व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम ड्यू टू फोर्स अप्लाइड, आपको क्या कैलकुलेट करना है, मोमेंटम का चेंज, जब भी फोर्स और टाइम का कर्व पता हो, जैसे अभी इसके पहले फोर्स डिस्प्लेसमेंट देगा, FT ग्राफ का एरिया क्या देता है, चेंज इन मोमेंटम या इम्पल्स बोल लो, चेंज इन मोमेंटम, बराबर, ये पार्ट 1 में बताया था, बराबर। FT ग्राफ का एरिया क्या देता है, चेंज इन मोमेंटम, तो आपको यही कैलकुलेट करना है, तो आप ये इतना एरिया कैलकुलेट कर लो, इधर तक बोला है ना, मतलब ये डार्क लाइन है, मतलब ये इतना एरिया चाहिए आपको। अब ये क्या है, एक ट्राइंगल है A1 और दूसरा ये रेक्टेंगल है A2, तो सॉल्व कर सकते हैं अपन इसको। ये देखो यहाँ नंबर नहीं दिए लेकिन आपको समझेंगे, 2 बॉक्स मतलब 1 है, तो ये 1 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 2, ये 3 होगा, इधर इधर 3.5 होगा, ये कितना है 4 बॉक्स मतलब 200, तो 2 बॉक्स मतलब 100, तो ये कितना आएगा 300। ठीक है, आओ सॉल्व करते हैं। चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, A1 प्लस A2, चेंज इन मोमेंटम इज A1 प्लस A2, चेंज इन मोमेंटम क्या आएगा, A1 प्लस A2, A1 यानी ये वाला एरिया कितना आएगा, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 2, इंटू हाइट कितना है 300 का, प्लस ये वाला रेक्टेंगल, उसका बेस कितना है 1.5 हो गया ना, दिस इज 1.5, और ये हाइट कितना है 300 यानी 1.5 इंटू 300, तो कितना हो गया, 2 से 2 गया 300, ये हो गया प्लस 1.5 इंटू 300 450, सो आंसर इज 750। मोमेंटम का यूनिट क्या होता है, इसमें क्या दिया न्यूटन सेकेंड, 2 यूनिट न्यूटन सेकेंड या केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो आंसर बनना चाहिए ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये बात याद रखिए, FT कर्व का एरिया क्या देता है, चेंज इन मोमेंटम देता है, चेंज इन मोमेंटम देता है। आओ देखो, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सीखने मिल रहा है, तो जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतना बेहतर है। अब यहाँ क्या बोला है अपने को, अ कार ड्राइव्स along a straight level frictionless road by an engine delivering a constant power, कैसा पावर डिलीवर हो रहा है, कांस्टेंट है, पावर कैसा आ रहा है, कांस्टेंट है, यानी P का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, P इज अ कांस्टेंट, P इज व्हाट, पावर, P क्या है, पावर, P से मोमेंटम भी डिनोट करते हैं, P से पावर भी करते हैं। ठीक है, जहाँ जिस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, देन द वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ओके, ऑप्शन में क्या दिया है, टाइम दिया है, मतलब हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन निकालना है, किसके बीच में, वेलोसिटी और टाइम के बीच में। अब इसको सॉल्व करते हैं, पावर क्या होता है, एफ बार डॉट वी बार, अपन ऐसे लिख सकते हैं पावर को, एफ बार डॉट वी बार, या इसको लिखते हैं एफ वी डॉट प्रोडक्ट है ना, कॉस थीटा। अगर यहाँ कुछ बात नहीं हुआ है तो अपन मान के चल रहे कि थीटा कितना है, मतलब कॉस थीटा का वैल्यू क्या है 1 है, तो क्या आ जाएगा एफ और वी, कुछ भी हो सकता है लेकिन ये कांस्टेंट है ना, हमें तो बताना है कि कैसे प्रोपोर्शनल है, तो पावर एफ और वी पे डिपेंड है। एफ को हम क्या लिख सकते हैं, मास इंटू
एक्सेलरेशन, हम f को लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, ये वेलोसिटी एज इट इज, ये पावर एज इट इज। आप एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, dv बाय dt, एक्सेलरेशन को अपन लिख सकते हैं dv बाय dt, ये वाला v एज इट इज, ये पावर एज इट इज। अब आप इसको देखो जरा, सॉल्व करो, p डॉट dt कर दो, मतलब p dt इधर आ गया, p और dt उधर क्या बचेगा, m v dv, m v dv, m v dv, p डॉट dt m v dv। इंटीग्रेट करें दोनों साइड, तो dt का इंटीग्रेशन, पावर तो कांस्टेंट है, dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t, मास भी कांस्टेंट है, v का इंटीग्रेशन क्या आएगा, v स्क्वायर बाय 2 प्लस c, कांस्टेंट आएगा, इंडेफिनाइट कर रहे तो v स्क्वायर बाय 2, यानी यहाँ p भी कांस्टेंट है, m भी, 2 भी और c भी, यानी v किसको प्रोपोर्शनल है, v स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू t, v स्क्वायर किसको प्रोपोर्शनल है, t को, तो v किसको प्रोपोर्शनल हो गया, v इज प्रोपोर्शनल टू रूट टी, v इज प्रोपोर्शनल टू रूट टी, v इज प्रोपोर्शनल टू रूट टी, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिए, v किसको प्रोपोर्शनल है, रूट टी को, ये स्क्वायर रूट है, v इज प्रोपोर्शनल टू रूट टी, ये वाला आंसर बनेगा आपका, v किसको प्रोपोर्शनल है, रूट टी को प्रोपोर्शनल है, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हो, हो गया मेरे ख्याल से, ज़्यादा ही जूम हो गया, चलो ठीक है। तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन अपन ने मोशन इन प्लेन के जितने हो सकते थे अपन सारे कॉन्सेप्ट कवर करने के ट्राई कर रहे हैं, ताकि एक वीडियो में आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए, यही मेरा मेन मोटो है कि आप जब भी वीडियो देखो, जो भी आप 1.5 आवर आप डिनोट कर रहे हो, तो उसमें आपका फ्रूटफुल रिजल्ट आना ज़रूरी है, आप वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस देख लो। तो ऐसे ही मैं और भी लेक्चर्स पे बनाते जाऊँगा, टारगेट है कि आपके एग्जाम के पहले सारे वीडियोज़ और अपन सारे चैप्टर के कर सके। तो बाय एंड कीप वर्किंग हार्ड।